Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम डॉक्टर हिमानी सिंह है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट GLA यूनिवर्सिटी मथुरा में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपके सामने जिस विषय को लाई हूँ उस विषय का नाम है परिवर्तन और विकास के माध्यम से संगठनात्मक उत्कृष्टता, ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस थ्रू चेंज एंड डेवलपमेंट। ये व्याख्यान है हमारा OD यानी कि संगठनात्मक विकास की रणनीतियों का वर्गीकरण के ऊपर। अभी तक हम समझ पाए हैं कि संगठनात्मक विकास होता क्या है, संगठनात्मक विकास के दृष्टिकोण क्या है, मॉडल्स क्या हैं। अब हम इस सत्र में संगठनात्मक विकास यानी कि OD, जिसको हम बहुत ही कॉमनली OD बोलते हैं, उसके वर्गीकरण की बात तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हम इसके अलावा हम यह समझेंगे कि संगठनात्मक विकास में एक नेता की, एक लीडर की क्या अहम भूमिका है। क्यों बोला जाता है कि संगठनात्मक विकास के लिए एक अच्छी नेतृत्व शैली वाला नेता बहुत ज़रूरी है। तो हम समझेंगे कि उनकी क्या मुख्य भूमिका होती है। इसके अलावा हम यह भी देखेंगे कि संगठनात्मक विकास के लिए अंतर्निहित मान्यताएं क्या हैं और मूल्य क्या हैं, वैल्यूज क्या हैं। फिर हम बात करेंगे उसके वर्गीकरण की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि संगठनात्मक विकास क्या है। हम इसको पहले पढ़ चुके हैं तो बहुत ज़्यादा विस्तार में हम इस पर बात नहीं करेंगे। तो जब हम संगठनात्मक विकास के इंटरवेंशंस या रणनीतियों की बात करते हैं तो वह संरचित गतिविधियां होती हैं, यानी कि स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज होती हैं, जो हमें मदद करती हैं कि किस प्रकार से हम संगठन के कामकाज में सुधार ला सकते हैं, साथ ही साथ हम अपने लक्ष्यों को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो जो हम इंटरवेंशंस, OD इंटरवेंशंस की बात करते हैं, वह हमें मदद करता है कि हम किस प्रकार से बिहेवियरल साइंस अप्रोच यानी कि व्यवहार विज्ञान ज्ञान को यूज करते हुए हम संगठनात्मक स्वास्थ्य यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ की बात कर सकें। किसी भी संगठन को विकास करने के लिए स्वस्थ होना जरूरी है, हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन। अब आप कहेंगे हम इंसानों के हेल्दी होने की बात तो करते हैं, लेकिन संगठन के हेल्दी होने का या स्वस्थ होने का क्या मतलब है। कोई भी संगठन तब स्वस्थ होता है जब वहाँ की संस्कृति बहुत ही ठोस हो, वहाँ पर लोग अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो, संचार कर पाते हो एक दूसरे से, एक दूसरे पर विश्वास करते हो, वहाँ के प्रतिक्रियाओं में, वहाँ के प्रोसेसेस में, प्रक्रियाओं में एक समानता हो, किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ ना हो, सब इक्विटी के साथ आगे बढ़े। तो जब इस प्रकार के संगठन होते हैं तो हम उस संगठन को स्वस्थ संगठन कहते हैं। और जो हमारे OD इंटरवेंशंस हैं वो हमें मदद करेंगे कि हम अपने संगठनों का स्वास्थ्य और अच्छा रख सकें। तो जब हम बात करते हैं किसी नेता की भूमिका की, क्योंकि हमने बात करी कि OD या OD इंटरवेंशंस हमें मदद करता है संगठनों को स्वस्थ बनाने में, लेकिन हम जब OD इंटरवेंशंस लेकर आते हैं तो उसके पीछे एक नेता होता है कि किस प्रकार के OD इंटरवेंशंस किस सिचुएशन में आएंगे।
तो जब हम ओडी में नेता की भूमिका की बात करते हैं तो सबसे पहले तो यह ध्यान रखिए कि एक नेता ही वह है जो संगठन को दृष्टि एवं दिशा उसके लिए निर्धारित करता है। वह ही बता पाता है कि संगठन को किस ओर जाना है और वह अपने कर्मचारियों के लिए, अपने लोगों के लिए वह दिशा निर्धारित करता है। क्योंकि आप सोच के देखिए, अगर किसी संगठन में अलग अलग लोग अपनी अलग अलग हिसाब से अपनी अलग अलग दिशा निर्धारित करेंगे तो यह तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि संगठन आगे बढ़ पाए। संगठनात्मक विकास के लिए यह बेहद जरूरी है कि कोई भी नेता संगठन के लिए एक दृष्टिकोण, एक दृष्टि, एक दिशा निर्देश लेकर आए। सिर्फ यही नहीं, जो नेता होता है वह नींव रखता है परिवर्तन की, क्योंकि वह एक ऐसा इंसान होता है संगठन में जो लोगों तक यह बात पहुंचा पाता है, या ये कहिए कि वह एक ऐसा व्यक्ति है संगठन में जो पहले ये समझ पाता है कि परिवर्तन क्यों चाहिए और फिर वही परिवर्तन की संस्कृति को अपने लोगों तक पहुंचा पाता है। साथ ही साथ जब हम नेता की बात कर रहे हैं तो वह परिवर्तन सिर्फ लोगों को लाने के लिए नहीं कहता है, लीडिंग बाय एग्जाम्पल, मिसाल बननी पड़ती है उसे। अगर वह लोगों को कह रहा है कि परिवर्तन लेकर आइए, तो आप देखेंगे किसी भी अच्छे संगठन में जो विकास की बात करता है तो उसके नेता सबसे पहले प्रयास खुद करते हैं विकास लाने के लिए। वो सिर्फ लोगों पर निर्भर नहीं होते हैं, वह खुद मिसाल बनते हैं, खुद कार्य करते हैं और तब उनके लोग उनसे प्रोत्साहित होकर उन परिवर्तनों को अपनाते हैं। जैसे अगर इसमें मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको, एक उदाहरण के तौर पर भारत की क्रिकेट टीम से ही लीजिए आप। हम विराट कोहली की बात करते हैं, उसमें विराट कोहली एक बहुत ही फिट प्लेयर हैं। अगर हम फिजिकल फिटनेस की बात करें तो जब वो कप्तान हैं, तो जब वे खुद फिट हैं, खुद फिजिकली बहुत फिट हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो वह अपने टीम मेंबर्स को इसके लिए प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका नेता खुद ही उस आचरण को ना लेकर आए और आपसे कहे वो कार्य करने को, तो हमेशा याद रखिएगा वह परिवर्तन कभी नहीं आ सकते। लेकिन हाँ, अगर विराट कोहली जो कि खुद शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ हैं, फिट हैं, तो वह जब अपने टीम मेंबर्स को, अपने समूह के लोगों को प्रेरित करते हैं कि उन्हें भी अच्छे खेल प्रदर्शन के लिए फिट रहना है, तो लोग उनकी बात सुनते हैं, क्योंकि वह खुद मिसाल बन रहे हैं और लोगों के लिए। साथ ही साथ जो नेता होते हैं वह निर्धारित करते हैं कि संचार के मीडियम क्या होंगे, माध्यम क्या होंगे, किस प्रकार से नेटवर्क्स होंगे, जिससे एक अच्छा कम्युनिकेशन बने। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम विकास या परिवर्तन की बात करते हैं, अगर संचार में कमी है तो आप पहले ही हार गए, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो एक अच्छा नेता वो होता है, या आप ये कहिए कि नेता एक मुख्य भूमिका निभाता है कि किस प्रकार के संचार माध्यमों से हम आगे बढ़ेंगे, हम लोगों से संचार करेंगे, कौन से मीडियम्स होंगे, कौन से तरीके होंगे। साथ ही साथ नेता जो होता है वह आपको मदद करेगा सपोर्ट में, सपोर्ट बिल्डिंग में। और एक अच्छा नेता वही होता है, वह कार्य आपके लिए नहीं करेगा, लेकिन हाँ, आपके पीछे खड़ा होके आपको सहयोग देगा कि जहां पर आपको दिक्कत आएगी वह आपके लिए है। स्पून फीड नहीं करेगा आपको, एक पैटर्नलिस्टिक अप्रोच, एक पिता की अप्रोच की तरह नहीं रहेगा, जो हम ज़्यादातर पैटर्नलिस्टिक अप्रोच के नाम से जानते हैं संगठनों में, कि वो आपके लिए हर चीज़ निर्धारित करे।
वो एक सपोर्ट में रहेगा, एक सहयोग में रहेगा कि आप अपने कार्य खुद करिए अपनी समझ से, क्योंकि हम विकास की बात कर रहे हैं। अगर हम विकास नहीं चाहते तब हम आपको हर चीज करी कराई दे देंगे। सिर्फ यही नहीं, जब हम नेता की बात करते हैं तो हाँ, वो आपको फैसिलिटेट करेगा बाधाओं को हटाने में, आपको तरीके बताएगा कि किस प्रकार से आप बाधाएं हटा सकते हैं, फैसिलिटेट करता है। साथ ही साथ जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो जो एक नेता होता है वह आपको सशक्त बनाता है, आपको प्रत्यायोजित करता है, डेलीगेट करता है, अधिकार आपको देता है कि आप अपने निर्णय खुद ले पाएं। इसके अलावा जैसा कि हमने बात करी कि एक अच्छा नेता या एक नेता कोशिश करता है कि संगठन में अलग अलग लोग साथ में आके काम करें, कोलैबोरेट करें, क्योंकि अगर हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी स्थिति को बढ़ावा देता है एक संगठन में, क्योंकि सबके लिए नई है चीजें, सबके लिए हर प्रक्रिया नई है। तो उस समय में अगर सब मिलजुल के कोलैबोरेट होके कार्य करेंगे तो हम विकास की ओर बढ़ते हैं। सिर्फ यही नहीं, देखिए जब भी आप किसी संगठन में रहते हैं तो एक से ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर, लोगों के अलग अलग विचार होंगे, लोगों की अलग अलग सोच होगी, अलग दृष्टिकोण होगा, तो उनमें कुछ मनमुटाव होना, कन्फ्लिक्ट्स होना जायज़ है। कन्फ्लिक्ट का अर्थ युद्ध से होता है, लेकिन यहाँ पर हमारी युद्ध हमारी सोच का युद्ध है, डिफरेंस इन ओपिनियन है। तो एक अच्छा नेता वही होता है, या आप कहिए एक नेता की जो भूमिका आती है वह आती है उस कन्फ्लिक्ट्स को, उन डिसएग्रीमेंट्स को दूर करने के लिए। डिसएग्रीमेंट्स हो ये ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन उनको अच्छे से सॉर्ट आउट किया जाए तो अच्छा रहता है। साथ ही साथ एक नेता एक कोच की तरह कार्य करता है, आपको विकास की ओर आगे बढ़ाता है और अकाउंटेबिलिटी तय करता है वो आप लोगों की। वह अपने कर्मचारियों की अकाउंटेबिलिटी उनको बताएगा कि उनको यह कार्य करना है और इसके लिए वे जवाबदेही होंगे। फिर वही कार्यों को वो कुछ मैट्रिक्स बनाता है, कुछ तरीके बनाता है जिनसे वह उन प्रदर्शन को, अपने लोगों के प्रदर्शन को माप पाए, मेजर कर पाए। तो वो असाइन करता है ड्यूटीज कर्मचारियों को, जिससे कि हम ये बता पाए कि कौन से कार्य की जवाबदेही किसकी है। साथ ही साथ सस्टेन चेंज। सस्टेन चेंज का मतलब सतत परिवर्तन, कि हम जो परिवर्तन लेकर आ पाए हैं उसको एक स्टेबलाइज कर पाए। ऐसा नहीं कि परिवर्तन तो हम ले आए, हमने बड़ी मेहनत करी, उस नेता ने, परिवर्तन आ गया, लेकिन फिर से लोग वापस उन्हीं चीज़ों पर चले गए। तो सस्टेन करना भी उनकी जिम्मेदारी होती है, या आप ये कहिए कि इस कार्य में भी एक मुख्य भूमिका एक नेता निभाता है कि किस प्रकार से जो बदलाव आ चुका है उसको सस्टेन किया जाए। और इसके अलावा एक अच्छा नेता नवाचार की नींव रखता है। और जब हम परिवर्तन की बात करें तो देखिए, परिवर्तन में छोटी छोटी जीत हासिल होती रहेंगी आपको। हो सकता है आप एकदम से तो पूरा विकास ना ला पाए, लेकिन एक नेता कोशिश करता है कि छोटी छोटी जीत को भी सेलिब्रेट करे, उनका भी जश्न मनाए, लोगों को पुरस्कृत करे, जिससे कि लोगों का मनोबल बढ़ता है और अपने लोगों में वो अनुकूलता की क्षमता को बढ़ावा देते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं एक नेता की भूमिका की, तो मैं समझ सकती हूँ कि आपको समझ आया होगा कि संगठनात्मक विकास में एक अच्छे नेता, एक इफेक्टिव नेता, एक एफिशिएंट नेता
एक प्रभावपूर्ण नेता की, एक दक्ष नेता की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आपका नेता प्रभावपूर्ण नहीं है, दक्ष नहीं है, उत्कृष्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत होती है संगठनात्मक विकास में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ओडी यानी कि संगठनात्मक विकास, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के मूल्य क्या हैं, उनके क्या प्रकार हैं। हमने इनको मूल्यों को तीन प्रकारों में बांटा है। सबसे पहले मानववादी यानी कि ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज, दूसरा आशावादी यानी कि ऑप्टिमिस्टिक वैल्यूज, और तीसरा लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज। सबसे पहले हम मानवतावादी मूल्यों की बात करेंगे यानी कि ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज, कि संगठनात्मक विकास में ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज, मानवतावादी मूल्य आखिर हैं क्या। मानवतावादी मूल्य यह मानते हैं कि संगठन में जो भी व्यक्ति है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे शीर्ष प्रबंधन पर हो, चाहे निचले स्तर पर हो, कोई भी व्यक्ति, हमें उसकी महत्वपूर्णता को समझना चाहिए। तो वे व्यक्ति के महत्व पर ध्यान केंद्रित करती हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि हर व्यक्ति संस्था का बेहद जरूरी है, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो, बड़ा कर्मचारी, शीर्ष स्तर पर हो, मझले स्तर पर हो, निचले स्तर पर हो, सभी बेहद महत्वपूर्ण है संस्था के विकास के लिए। सिर्फ यही नहीं, जब हम मानवतावादी मूल्यों की बात करते हैं तो हम यह भी मानते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति को संगठन में लेते हैं तो वह एक संपूर्ण व्यक्ति है, होल पर्सन। इसका क्या मतलब है? देखिए, जब भी आप किसी व्यक्ति को अपने संगठन में लाते हैं तो हमेशा याद रखिए, आप उस व्यक्ति की अच्छाई और बुराई दोनों को लेकर आ रहे हैं। लेकिन बहुत बार गलती एक प्रबंधक के तौर पर हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि हम तो सिर्फ इसकी अच्छाइयाँ ही लेकर आ रहे हैं और ये अपनी बुराइयाँ नहीं लेकर आए। नहीं, ऐसा नहीं होता। हर इंसान में कुछ अच्छाई और कुछ बुराई है। हाँ, आपने उसका सिलेक्शन अच्छाइयों के बेसिस पे किया, अच्छाइयाँ देखकर किया, लेकिन आपको यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसके अंदर कुछ बुराइयां भी हो सकती हैं। एक संपूर्ण इंसान है वो, तो होल पर्सन की तरह हमें ट्रीट करना चाहिए उसे। इसके अलावा मानवतावादी मूल्य यह भी कहते हैं कि हमें हर इंसान जो कि आपके संगठन में कार्यरत है उसके साथ सम्मान से पेश आना चाहिए, चाहे वह आपका जूनियर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वह आपका जूनियर भी है तब भी उसे आपको उसे दोनों ही तरफ से एक दूसरे को हमें सम्मान देना चाहिए। साथ ही साथ मानवतावादी मूल्य यह भी मानते हैं कि कोई भी इंसान जो संगठन में कार्य कर रहा है उसकी एक आंतरिक मूल्य है, एक इंट्रिंसिक वर्थ है। और सिर्फ यही नहीं, हर इंसान जो संगठन में कार्यरत है वह विकास की क्षमता रखता है। कर रहा है या नहीं, हम यह अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज हमें यह समझाती हैं कि अगर हम कोई भी इंसान संगठन में कार्य करता है तो उसके पास वृद्धि यानी कि ग्रोथ और विकास यानी कि डेवलपमेंट की क्षमता तो है। अब वह विकास कर रहा है या नहीं, यह बात की बात है, लेकिन हम अगर ये कहें कि इसमें क्षमता नहीं है तो यह गलत है। हाँ, हो सकता है आप उसको कुछ ट्रेनिंग दें, प्रशिक्षित करें तो वह और दक्ष बन जाए उस चीज में, यह अलग बात है। तो यह है मानवतावादी मूल्य ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आशावादी मूल्यों की, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक वैल्यूज। संगठनात्मक विकास में आशावादी मूल्यों का बहुत ही महत्व है, क्योंकि विकास अपने आप में ही आशावादी होने की बात कहता है।
तो सबसे पहले तो इन मूल्यों के तहत हमें यह समझना चाहिए कि हर इंसान जो कार्य कर रहा है वह अच्छा है। अब आपने देखा जैसे कि संगठन में जब लोग कार्य करते हैं तो उनके बहुत मतभेद होते हैं, विचारों में मतभेद होता है, सोच में मतभेद है, उनके निर्णय लेने के तरीके में मतभेद हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो इंसान ही गलत हो गया। आप उसको उसके कार्य से देखिए। आप यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, उसकी निजी जिंदगी में उसकी क्या अच्छाई क्या बुराई है इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, पहली चीज। तो दूसरा चीज, जिसके साथ भी आप कार्य कर रहे हैं आप यह मान के चलिए कि वह इंसान अच्छा है। आपकी और उसकी सोच भिन्न हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोच भिन्न होने की वजह से वह इंसान बुरा हो जाए यह गलत है। तो आशावादी मूल्य हमें यह समझाते हैं कि हमें मतभेद होते हुए भी यह समझना चाहिए कि लोग मूलतः अच्छे ही होते हैं संगठन के अंदर। यह तो कार्य की डिमांड होती है जिसकी वजह से आपके मतभेद होते हैं या आपके डिफरेंसेस आते हैं। इसके अलावा जब हम आशावादी मूल्य की बात करते हैं तो वह मानते हैं कि प्रगति संभव और वांछनीय है। ग्रोथ इज पॉसिबल, प्रोग्रेस इज पॉसिबल एंड डिजायर्ड। आपको यह मानना कि आपका संगठन बढ़ नहीं सकता, आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता, यह गलत है। हाँ, यह हो सकता है कि अभी आपके पास उपयुक्त संसाधन नहीं है या उपयुक्त लोग नहीं है या उपयुक्त पैसा नहीं है आगे बढ़ने के लिए, वो एक अलग बात है। लेकिन आप ये माने कि आपका संगठन आगे बढ़ ही नहीं सकता, यह गलत है। आप प्रगति कर सकते हैं। तो आशावादी मूल्य हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा संगठन प्रगति कर सकता है। इसके अलावा हमें यह भी समझाता है कि हमें तर्क संगतता यानी कि रेशनैलिटी और कारण यानी कि रीजन प्रगति करने के उपकरण हैं। अगर हमें प्रगति चाहिए तो हमें यह देखना चाहिए कि क्या हम जिन परिवर्तनों की बात कर रहे हैं वे रेशनल हैं, तर्क संगत हैं, वह लॉजिकल हैं, उनके पीछे कोई कारण है और वह कारण वाजिब हैं अगर हम परिवर्तन लाना चाह रहे हैं तो यह हमारे आशावादी मूल्य हैं यानी कि ऑप्टिमिस्टिक वैल्यूज हैं। अब तीसरी वैल्यूज जिन पर हम बात करेंगे वह होती हैं लोकतांत्रिक मूल्य यानी कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज। अब जब हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि सत्ता के दुरुपयोग से मुक्त होना लोगों का अधिकार है। बहुत सारे संगठन होते हैं, उसमें कुछ लोग सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। तो हमें यह समझना चाहिए कि अगर हमें विकास की बात कर रहे हैं, हम संगठनात्मक विकास की बात कर रहे हैं, तो किसी भी इंसान को सत्ता का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होता है संगठन में। आप रूल्स के तहत चलिए, लेकिन दूसरों के अधिकारों, दूसरों को फालतू में परेशान नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ सभी के लिए निष्पक्ष एवं समान व्यवहार का प्रयोग करना चाहिए। यह प्रबंधकों को यह भी समझाते हैं लोकतांत्रिक मूल्य कि जब हम कोई भी निर्णय लेते हैं किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम बिल्कुल निष्पक्षता से वह निर्णय लें, हम सबके साथ समान व्यवहार करें। संगठनों में पाया गया है कि बहुत बार असमानता आ जाती है लोगों के व्यवहारों में। पॉलिसीज ना होकर लोगों के हिसाब से, लोगों की शक्ल देखकर, लोगों के रिश्तों के हिसाब से पॉलिसी बदल जाती है। तो यह अगर आपके संगठन में होगा तो आपका संगठन कभी विकास नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी संस्कृति बहुत खोखली हो जाती है।
सिर्फ यही नहीं, जब हम लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं तो कानून के शासन से न्याय की ज़रूरत है। आप अपना नियम ज़्यादा ना बनाएं, आप ये देखें कि लॉफुली जो आप कार्य कर रहे हैं क्या वो सही है या नहीं। तो यह है लोकतांत्रिक मूल्य। जब हम संगठनात्मक विकास की बात करते हैं तो हमें यह समझना बहुत ज़रूरी होता है, या इसकी समझ विकसित करना बेहद ज़रूरी है कि हम किस प्रकार के मूल्य, लोकतांत्रिक हुआ, मानवतावादी हुआ, आशावादी हुआ, हम क्या इन मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम इन मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा दृष्टिकोण अच्छा है विकास के लिए। तो चलिए आगे बढ़ें और समझते हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों ने, अलग अलग रिसर्चर्स ने अलग अलग कथन कहे संगठनात्मक विकास के लिए, उसकी आधारशिला रखी। तो इसी में हम दो रिसर्चर्स यानी कि वॉरेन बेनिस और रॉबर्ट टैननबर्न के कथनों की बात करेंगे, जो उन्होंने प्रारंभिक समय में दिए कि संगठनात्मक विकास के मूल्य क्या हैं। तो वॉरेन बेनिस के हिसाब से उनका मानना था कि संगठनात्मक विकास के लिए पारस्परिक क्षमता में सुधार होना जरूरी है, यानी कि इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस। अगर आप में इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस नहीं है, पारस्परिक क्षमता नहीं है, तो सबसे पहले आप उसे विकसित करिए, तब जाकर आप संगठन के विकास की बात कर पाएंगे। साथ ही साथ वॉरेन बेनिस का यह भी कहना था कि मूल्यों में बदलाव, ताकि मानवीय कारकों और भावनाओं को वैध माना जा सके, कि अपनी बेसिक वैल्यूज में चेंज लेकर आइए, बदलाव लाइए। अगर आपको विकास करना है, परिवर्तन लाना है, तो आपको अपनी बेसिक वैल्यूज को देखना पड़ेगा कि क्या उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो उसमें बदलाव लाइए। और सिर्फ यही नहीं, वॉरेन बेनिस का यह मानना भी था कि अगर हम उत्कृष्ट बनना चाहते हैं या हमें विकास की ओर बढ़ना है, तो हमें, या हमारा जो फोकस है, हमें अपना फोकस टीम बिल्डिंग, कार्य समूहों, वर्किंग ग्रुप्स पर रखना होगा। क्योंकि यह माना जाता है कि अगर वर्किंग ग्रुप्स आपके संगठन में अच्छे हैं, टीम्स अच्छी हैं, समूह अच्छे हैं, तो विकास संभव है। तो वॉरेन बेनिस ने बोला कि अगर आपको लगता है कि आपको विकास करना है, तो सबसे पहले आपको अपने संगठन में तनाव कम करना पड़ेगा। और तनाव कम करने के लिए जो उन्होंने टीम बिल्डिंग की बात कही है, वह बहुत ज़रूरी है। उनका मानना था कि तनाव कम करने के लिए आप कार्य समूहों को बनाइए, उनको बढ़ावा दीजिए। जितने अच्छे कार्य समूह आप बनाएंगे, जितना अच्छा ट्रस्ट उन कार्य समूहों में आपस में एक दूसरे के ऊपर होगा, उतना ही आप विकास की ओर बढ़ते हैं। साथ ही साथ वॉरेन बेनिस ने टीम प्रबंधन यानी कि टीम मैनेजमेंट की भी बात करी। उन्होंने कहा विकास के लिए जब हम वर्किंग ग्रुप्स या समूहों की बात कर रहे हैं, तो उसमें टीम मैनेजमेंट एक अहम भूमिका निभाता है। एक लीडर किस प्रकार से अपनी टीम को, अपने समूह को मैनेज कर रहा है और कितना इन्फ्लुएंशियल है वो, कितना प्रभावपूर्ण है उसका टीम मैनेजमेंट, यह बताएगा कि आपका संगठन कितना विकास कर पा रहा है। बहुत ज्यादा फोकस जो वॉरेन बेनिस का था वो टीम बिल्डिंग पर था कि संगठनात्मक विकास के लिए टीम बिल्डिंग की वैल्यूज को डेवलप करिए। और जब हम इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस की बात करते हैं, तो उसी के साथ साथ उन्होंने बात करी संघर्ष समाधान यानी कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बेहतर तरीकों पर, कि कौन कौन से तरीकों से एक नेता, एक लीडर अपने संगठन में कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर कर सकता है। एक और चीज पर उन्होंने
पुरजोर दिया, बहुत ज़्यादा जोर दिया था, वह था यांत्रिक प्रणाली या फिर जैविक प्रणाली। उन्होंने कहा कि हमें अगर विकास के लिए बढ़ना है तो हमें यांत्रिक प्रणालियों से जैविक प्रणालियों की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अब ये समझने की बात है कि ये यांत्रिक प्रणाली यानी कि मैकेनिकल सिस्टम और जैविक प्रणाली यानी कि ऑर्गेनिक सिस्टम आखिर होते क्या हैं। तो जब हम यांत्रिक प्रणाली की बात कर रहे हैं तो प्राधिकार आज्ञाकारिता संबंध होता है, यानी कि अथॉरिटी ओबीडियंस रिलेशन। इसके हिसाब से, यांत्रिक प्रणाली के हिसाब से यह माना जाता है कि संगठन में जो आपका सीनियर है उसके पास अधिकार हैं आपके ऊपर निर्णय लेने के लिए, और आप जो कि एक कर्मचारी हो उसको एक ओबीडियंस यानी कि आज्ञाकारी तरीके से अपने सीनियर की बात माननी है। लेकिन इसी के विपरीत जब हम ऑर्गेनिक यानी कि जैविक प्रणालियों की बात करते हैं तो जैविक प्रणालियों में विश्वास की बात होती है कि प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच विश्वास हो, ना कि प्राधिकार या आज्ञाकारिता का संबंध, यानी कि अथॉरिटी ओबीडियंस रिलेशनशिप पर ना फोकस करते हुए इन्होंने बताया कि अगर संबंध विश्वास पर होंगे प्रबंधन और कर्मचारी के बीच तो संगठन विकास की ओर बढ़ता है। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने और भी यांत्रिक प्रणाली के बारे में बात करी जो कि है श्रम का सख्त विभाजन यानी कि स्ट्रिक्ट लेबर ऑफ डिविजन। और इसी के विपरीत इन्होंने कहा कि समूह सदस्यता। देखिए, दो तरीके की चीजें होती हैं। एक तो ये कि स्ट्रिक्ट लेबर ऑफ डिविजन है, बहुत ही सख्त श्रम का विभाजन है, लोगों के कार्य बहुत सख्त तरीके से विभाजित हुए हैं, हमने उनको एलोकेट किया हुआ है, कोई किसी और का कार्य नहीं कर सकता। तो यह होती है यांत्रिक प्रणाली कि अगर हमने एक इंसान को बोला है कि उस मशीन का स्विच ऑन करना है तो वह सिर्फ और सिर्फ स्विच ऑन करेगा। अगर हमने दूसरे कर्मचारी को कहा है कि तुमको रॉ मटेरियल उस मशीन पर रखना है तो वह सिर्फ और सिर्फ उस रॉ मटेरियल को मशीन पर रखेगा, और कोई भी कर्मचारी एक दूसरे का कार्य नहीं कर सकता। हमने इस तरीके से अपने संगठन में सिस्टम बनाया हुआ है, यह यांत्रिक प्रणाली होती है। लेकिन इसी के विपरीत जब हम बात करते हैं जैविक प्रणाली में तो इसके विपरीत होती है ग्रुप मेंबरशिप यानी कि बहुसमूह सदस्यता, कि सब लोग मिलजुल के कार्य करें, कार्य होना है, वो प्रोडक्ट, वो उत्पाद बनना है। अब कोई मशीन चलाए या दूसरा उस सामान को, उस रॉ मटेरियल को मशीन पर रखे, या तीसरा उसकी पैकेजिंग पर ध्यान दे, इससे संगठन को कोई मतलब नहीं है। संगठन ने एक समूह को कार्य दे दिया है, अब वो समूह मिलकर आपस में उस कार्य को कैसे करता है यह उसकी जिम्मेदारी है। और तो और जब हम यांत्रिक प्रणाली की बात करते हैं तो उसका फोकस होता है केंद्रीकरण पे, यानी कि सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग पर, कि एक इंसान अधिकार रखता है निर्णय लेने का, बाकी लोगों को सिर्फ उसकी आज्ञा करनी है। लेकिन इसी के विपरीत जैविक प्रणाली में हमने बात करनी चालू करी, जैविक प्रणाली जो कि संगठनात्मक विकास की ओर हमें लेके जाती है, उसमें हमने बात करी है विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब कि आप व्यापक रूप से बंटवारा कर पाए, अलग अलग पदानुक्रम पर, अलग अलग स्तर पर अलग अलग लोग अलग अलग चीजों के लिए अधिकार लेने के लिए सक्षम हो। डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, सिर्फ अधिकार एक ही हाथ में न रहकर अलग अलग लोगों के पास अलग अलग स्तर, अलग अलग पदों के हिसाब से अधिकार लेने में सक्षम हो। तो वॉरेन बेनिस ने यह बताया कि हमें अगर संगठनात्मक विकास के लिए बढ़ना है आगे, तो हमें यांत्रिक प्रणाली से जैविक प्रणाली की ओर जाना पड़ेगा। और अगर हम जैविक प्रणाली को नहीं अपना पा रहे तो हम विकास की बात नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ दूसरे रिसर्चर जिनकी मैं बात करूंगी, रॉबर्ट टेनेनबॉर्न, इन्होंने भी बताया कि मूल्यों में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। जब हम
या जब हमारा संगठन संगठनात्मक विकास की बात करता है तो मूल्यों में परिवर्तन होते हैं। या आप ये कहिए कि इंडस्ट्रियल एरा से लेकर अब तक बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मूल्य बदल चुके हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं, रॉबर्ट टेननबार्न का भी यही मानना है कि लोग अच्छे होते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल एरा में, जैसा कि आपको थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई याद हो, क्योंकि आप एक प्रबंधन के छात्र हैं तो आपको यह पता होगा, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स में क्या था? प्रबंधन यह मानता था कि लोग कार्य नहीं करना चाहते हैं, लेकिन थ्योरी वाई के अंतर्गत प्रबंधन यह मानता है कि लोग अच्छे हैं, लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लोग काम करना चाहते हैं। तो रॉबर्ट टेननबार्न का भी यही कहना था कि मूल्यों में परिवर्तन क्या आया है कि पहले हम मानते थे कि मूलतः लोग अच्छे नहीं होते, कार्य नहीं करना चाहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, लेकिन अब हम उस विचारधारा से या उन मूल्यों से बदलकर इन मूल्यों पर आ चुके हैं जिसमें हम मानते हैं कि हमारा कर्मचारी कार्यशील है, कार्य करना चाहता है, एक अपनी सोच रखता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है। साथ ही साथ रॉबर्ट टेननबार्न ने जिस पर बात करी, व्यक्तियों के नकारात्मक मूल्यांकन से बचने के लिए उन्हें मनुष्य के रूप में पुष्टि करें। हम ज्यादातर सबसे पहले यही देखते थे कि लोग कार्य नहीं कर रहे तो लोग बुरे हैं, तो नकारात्मक मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। हमें यह भी देखना चाहिए कि कार्य क्यों नहीं हो रहा है, किन वजहों से नहीं हो रहा, कौन से ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से कार्य पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा। इसके साथ ही साथ रॉबर्ट टेननबार्न का यह भी मानना था कि व्यक्तिगत मतभेदों का हमें विरोध नहीं करना चाहिए। पहले के संगठन में यह माना जाता था कि अगर व्यक्तियों के बीच में मतभेद हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, तो यह गलत ही है। लेकिन रॉबर्ट टेननबार्न कहते हैं कि अगर मतभेद हो रहे हैं तो यह किसी भी संगठन के विकास के लिए एक अच्छी बात है। कैसे? देखिए, अगर मतभेद हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं विचारों में, सोच में अलगाव है। तो आप ये जानिए कि क्या वह अलगाव सकारात्मक है? वह व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वह उस परिवर्तन के लिए है। तो यकीन मानिए, मतभेद होना अच्छी बात है। मतभेदों के होते हुए आप अलग अलग विचारों, अलग अलग धारणा से रूबरू होंगे। तो व्यक्तिगत मतभेदों को हमें कभी भी उनका विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें स्वीकारना चाहिए कि ठीक है, मतभेद हैं, हमें अलग अलग आइडियाज पता चले, अब उनको हम कैसे उपयोग कर सकते हैं यह सोचना जरूरी है। तो जो रॉबर्ट टेननबार्न थे, उन्होंने मूल्यों का इस तरीके से परिवर्तन दिया। अब आगे हम जिस पर बात करेंगे वो है संगठनात्मक विकास की रणनीतियां और उसका वर्गीकरण। वर्गीकरण के लिए हमने अलग अलग लक्ष्य समूह यानी कि टारगेट ग्रुप्स देखे। देखिए, जब हम संगठनात्मक विकास की बात करेंगे तो हम अलग अलग लेवल पर, कि व्यक्तिगत लेवल पर क्या बदलाव या क्या विकास हो सकता है, कौन से इंटरवेंशंस हम लगा सकते हैं, एक समूह स्तर पर हम क्या लगा सकते हैं, एक संगठन के स्तर पर हम क्या लगा सकते हैं, हम ऐसे इसको समझेंगे। और इसी प्रकार हमने इसका वर्गीकरण भी किया है। तो अगर हम लक्ष्य समूह हमारा इंडिविजुअल है, यानी कि व्यक्ति है, व्यक्तिगत तौर पर हम बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल लेवल पर हम कौन से इंटरवेंशंस लगाकर विकास कर सकते हैं। तो अगर जैसे इसमें मैं कुछ उदाहरण की बात करूं तो प्रभावशीलता में सुधार के लिए डिजाइन किए गए कुछ इंटरवेंशंस हैं, जैसे कि जीवन और करियर नियोजन गतिविधियां, लाइफ एंड करियर प्लानिंग एक्टिविटीज। तो अगर आप अपने संगठन में किसी व्यक्ति का विकास करना चाह रहे हो तो आपको ये इंटरवेंशन लेकर आना चाहिए। इससे आप क्या करेंगे? इससे आप अपने उस व्यक्ति की, अपने उस कर्मचारी के लिए उसका करियर प्लान करेंगे कि वो आगे कैसे बढ़ सकता है इस क्षेत्र में। इन सारे
प्रतिक्रियाओं का, जो भी हम इंटरवेंशंस की बात कर रहे हैं, इनका एक डिटेल्ड प्रोसेस है। तो यहाँ पर अभी हम सिर्फ उनके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे और आगे के व्याख्यानों में हम समझेंगे कि ये सब इंटरवेंशंस डिटेल में क्या हैं। अगर जैसे मैं इंडिविजुअल लेवल या व्यक्तिगत तौर पर ही बात कर रही हूँ तो लाइफ एंड करियर प्लानिंग एक्टिविटीज़ हो गई, या फिर आप उसे अपने किसी भी कर्मचारी को व्यक्तिगत स्तर पर कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। साथ ही साथ ग्रिड ओडी आगे के व्याख्यानों में हम पढ़ेंगे, तो ग्रिड ओडी में अलग अलग चरण होते हैं, यह भी एक इंटरवेंशन है। तो ग्रिड ओडी चरण 1 में तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने संगठन के व्यक्तियों को व्यक्तिगत स्तर पर विकासशील करने की बात करते हैं या परिवर्तित करने की बात करते हैं। हम पूरे संगठन की बात नहीं करते, हम स्तर 1 पे सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तियों को इंडिविजुअल लेवल पर हम बदलाव लाते हैं। इसके अलावा अगर हम लक्ष्य समूह डायट्स या ट्रायड्स, यानी कि अगर 2 लोग हैं साथ में, 3 लोग हैं, तो जो इंटरवेंशंस हम इस्तेमाल करते हैं वह होता है प्रक्रिया परामर्श या फिर तृतीय पक्ष शांति। अगर कोई मतभेद हैं तो हम थर्ड पार्टी पीस मेकिंग इंटरवेंशन लेकर आते हैं। हम भूमिका वार्ता यानी कि रोल नेगोशिएशन, आप अपने रोल में जब 2 लोग हैं, 3 लोग साथ में कार्य कर रहे हैं, तो आपस में तीनों में कुछ मतभेद हैं अपनी भूमिका को लेकर, तो इसके लिए हम रोल नेगोशिएशन टेक्निक लेकर आते हैं। अगर हम ग्रुप की बात करें, समूह स्तर की बात करें, तो समूह स्तर पर हम जीस्टाल्ट ओडी, हाँ जीस्टाल्ट ओडी आपने देखा, अभी हमने व्यक्तिगत स्तर पर भी बात करी, क्योंकि जीस्टाल्ट ओडी एक ऐसी तकनीक है जिसको हम विस्तार से अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे भी। वो एक ऐसी ओडी इंटरवेंशन की तकनीक है जो बात तो करती है टीम डेवलपमेंट की, लेकिन सबसे पहला उसका जो निशाना होता है, या आप ये कहिए वो जो शुरुआत होती है उसकी, वह होती है व्यक्तिगत डेवलपमेंट से, एक व्यक्ति के डेवलपमेंट से, और फिर हम धीरे धीरे पहुंचते हैं टीम के डेवलपमेंट पर। तो अगर हम टीम या समूह की बात करें तो जीस्टाल्ट ओडी हुआ, ग्रिड ओडी का दूसरा चरण हुआ, या फिर अप्रिशिएटिव इंक्वायरी है। इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग इंटरवेंशंस जो मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं हम इस्तेमाल करते हैं। आप परेशान मत होइएगा, ये सारे इंटरवेंशंस आगे के व्याख्यानों में हम डिटेल में बात करेंगे। और इसके अलावा जब हम इंटर ग्रुप रिलेशंस, देखिए एक तो हुआ कि इंडिविजुअल लेवल पर आप किसी को डेवलप कर रहे हैं, उसका विकास कर रहे हैं। एक होता है कि आप डायड और ट्रायड लेवल पर, एक होता है ग्रुप, 2 या 3 से ज़्यादा लोगों का समूह है। तो आप समूह में आपस में लोग किस प्रकार से कार्य करें कि संगठन का विकास हो, आप इस पर जोर देते हैं। लेकिन जो यह दूसरा टारगेट समूह है, यानी कि अंतर समूह संबंध, इंटर ग्रुप रिलेशन, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके संगठन में जो समूह है वो समूह के अंदर अपने लोगों के साथ तो बहुत अच्छे से कार्य करते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब 2 समूहों को आपस में इंटरैक्ट करना होता है, वहाँ दिक्कत आती है। तो इस तरीके की सिचुएशंस के लिए हम इंटर ग्रुप रिलेशंस को अच्छा करने के लिए, जिससे कि संगठनात्मक विकास हो, हम ओडी इंटरवेंशंस लगाते हैं। और उसमें हम इस तरीके की डिज़ाइन या इस तरीके के हस्तक्षेपों या इंटरवेंशंस को लेकर आते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल मिररिंग, साझेदारी यानी कि पार्टनरिंग, प्रोसेस कंसल्टेशन भी फिर से इसमें आता है। और आखिरी लक्ष्य समूह हमारा होता है संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन वाइड। हम जो बदलाव या परिवर्तन या विकास लाने की बात कर रहे हैं, हम किसी समूह में बात नहीं कर रहे, किसी समूह के लिए नहीं कर रहे, हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कर रहे, हम किसी अलग अलग समूहों के लिए नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं पूरे संगठन में विकास लाने की बात। तो इसके लिए जैसा कि मैंने ग्रिड ओडी के अलग अलग स्तरों की बात करी, तो इसमें ग्रिड ओडी का स्तर नंबर 4, 5, 6 आता है, जिसमें हम संगठन के विकास की बात करते हैं। इसमें आती हैं क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ की प्रैक्टिसेस,
क्वालिटी सर्कल्स आते हैं इसमें आते हैं कि विजनिंग कैसे की जाए, किस प्रकार से हम अपने संगठन का एक ऐसा विजन बनाएं कि हम आगे विकास करें। तो यह अलग अलग इंटरवेंशंस हैं जो अलग अलग स्तरों पे। अब यह आपको सोचना है कि आप अपने संगठन में जब विकास कर रहे हैं तो आप सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल यानी कि व्यक्तिगत स्तर की बात करेंगे, सिर्फ आप अलग अलग लोगों को सशक्त करने की बात करेंगे, या आप समूहों को सशक्त करने की बात कर रहे हैं, या आप किसी 2 या 3 या 4 समूहों को ही बात कर रहे हैं एक साथ उनके रिलेशंस बढ़ाने के लिए, या आप बात कर रहे हैं पूरे संगठन में एक साथ पूरी संरचना बदलने की और फिर उसके तहत विकास की। उसी हिसाब से जो कि हमने इंटरवेंशंस की बात करी, आप उसी हिसाब से उस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए आप अपने इंटरवेंशंस डिसाइड करेंगे, उनका निर्णय लेंगे। अब इसी के साथ हम थोड़े से और कुछ ओडी के इंटरवेंशंस के सामान्य वर्गीकरण हैं उस पर भी थोड़ी सी दृष्टि डालते हैं। जैसे कि आप सुनेंगे मानव प्रक्रिया हस्तक्षेप यानी कि ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशन। इन इंटरवेंशंस को लेकर आने का आपका मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ होता है कि आप अपने संगठन में अपने संगठन की प्रक्रियाओं, जो कि संचार की प्रक्रिया है, जो पुरस्कृत करने की प्रक्रिया है, इन सब के बारे में सोच सके, इन सब के बारे में देख सके कि अगर संगठन में विकास नहीं हो रहा क्योंकि अच्छी पुरस्कृत रणनीतियां नहीं हैं, कम्युनिकेशन संचार अच्छा नहीं है, तो आप ह्यूमन प्रोसेस अप्रोचेस की मदद लेते हैं और वो इंटरवेंशंस लेकर आते हैं जिससे कि आप विकास कर पाएं। इसी के साथ साथ कुछ इंटरवेंशंस आप सुनेंगे तकनीकी संरचनात्मक इंटरवेंशंस यानी कि टेक्नो स्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस। जैसे कि जब आपने यह पाया कि आपके संगठन में संरचना भी थोड़ी गड़बड़ाई हुई है और तकनीक भी पुरानी है, तो आपको कहीं ना कहीं तकनीक भी नहीं लानी है और तकनीक का सामंजस्य आपको बिठाना है स्ट्रक्चर यानी कि संरचना के साथ। तो इस सिचुएशन में आप लेकर आते हैं टेक्नो स्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस। इसके अलावा कभी कभी आप इस सिचुएशन में होंगे जब आप सामाजिक तकनीकी प्रणाली का इस्तेमाल करेंगे यानी कि सोशियो टेक्निकल सिस्टम इंटरवेंशन। सोशियो टेक्निकल सिस्टम का मतलब है यहां पर आपको एक सामंजस्य बिठाने की जरूरत है सोसाइटी, सोशल एस्पेक्ट्स में, और जो भी टेक्नोलॉजी आप लेकर आ रहे हैं, तकनीक नहीं ला रहे हैं उसमें। तो अगर आप ऐसी सिचुएशंस, देखिए ये जो मैं सिचुएशंस बात कर रही हूं, यह आप पिछले व्याख्यानों में मॉडल्स के थ्रू समझ चुके हैं कि आप कौन सी सिचुएशन में हैं। अब यहां पर इस व्याख्यान में आप ये पढ़ रहे हैं कि आप जब इस सिचुएशन में हैं तो आपको यह इंटरवेंशन लगाना है। हाँ, आगे के व्याख्यानों में हम इन इंटरवेंशंस को और डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से इंटरवेंशंस हैं, आप किस प्रकार उसको लगा सकते हैं, उस इंटरवेंशन का क्या मतलब है, क्योंकि इन सभी इंटरवेंशंस के अंतर्गत बहुत सारे उप इंटरवेंशंस भी आते हैं। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन, जब आपको यह डायग्नोज हुआ कि आपके संगठन का विजन, मिशन, संस्कृति या पूरी स्ट्रैटेजी, पूरी रणनीति में ही कुछ सही नहीं है जिसको आपको सही करने की जरूरत है, तो आप लगाते हैं स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस। रीस्ट्रक्चरिंग के इंटरवेंशंस लगाते हैं, री इंजीनियरिंग के इंटरवेंशंस आप लगाते हैं, जहां पर आपको पूरी संरचना, स्ट्रैटेजी, रणनीति बदलनी है। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स इंटरवेंशंस भी होते हैं जहां पर आप यह समझ पाए कि लोग आपके बहुत ज़्यादा स्किलफुल नहीं हैं, कौशल नहीं हैं, कॉम्पिटेंट नहीं हैं, शिक्षित नहीं हैं, प्रशिक्षित नहीं हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स इंटरवेंशंस में आते हैं कोचिंग, काउंसलिंग, ट्रेनिंग, जिससे कि हम लोगों को और दक्ष बना पाएं और सक्षम बना पाएं।
इसके अलावा जब हम इंटरवेंशंस की बात करते हैं तो एक होता है प्रोसेस, यानी कि प्रक्रिया परामर्श, प्रोसेस कंसल्टेशन। आपके पास लोग अच्छे हैं, तकनीक अच्छी है, लेकिन वह लोग उस तकनीक को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, आप यहाँ पर फंसे हैं। तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आप लगाते हैं प्रोसेस कंसल्टेशन, जिसमें आप थर्ड पार्टी की हेल्प लेते हैं। सिर्फ यही नहीं, कुछ लार्ज ग्रुप इंटरवेंशंस भी होते हैं जहां पर आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े समूहों को आपको विकसित करना है या आपको परिवर्तित करना है। इसके अलावा कुछ होते हैं कल्चरल इंटरवेंशंस, जहां पर आपको पूरी संस्कृति में बदलाव लाना है संगठन की। आपने देख लिया, आपने समझ लिया कि आपके संगठन की जो संस्कृति है, जो मूल्य हैं, जो विचारधारा है, जो सोच है, वह बिल्कुल भी विकासशील नहीं है। वो आपको कहीं आगे नहीं लेकर जाएगी। आपका बिजनेस, आपका व्यवसाय डूब जाएगा। तो वहां पर आपको अपनी संस्कृति में ही बदलाव लेकर आना पड़ा। तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि कौन से नेतृत्व शैलियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ कार्य जीवन की गुणवत्ता, यानी कि क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। आजकल जब हम कार्य करते हैं तो हम सिर्फ कार्य की बात नहीं करते, हम यह देखते हैं कि किस प्रकार से एक इंसान अपने कार्य और अपनी पर्सनल लाइफ में एक इक्विलिब्रियम बना पा रहा है। तो यह भी इंटरवेंशंस हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे लर्निंग और डेवलपमेंट के इंटरवेंशंस की, यानी कि किस प्रकार से आप अलग अलग सिचुएशंस में, चाहे वो आप नॉलेज मैनेजमेंट इंटरवेंशन लेकर आएं या आप लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इंटरवेंशन लेकर आएं। तो ये अलग अलग प्रकार के इंटरवेंशंस हैं संगठनात्मक विकास के। अब जैसा कि हमने ओडी प्रोसेस, संगठनात्मक विकास की प्रोसेस में हमने बात करी थी कि आप पहले डायग्नोस करेंगे, फिर आप कुछ कार्य निर्धारित करेंगे, फिर आप आगे कार्यान्वित करेंगे उन कार्यों को। तो देखिए, यहाँ पर जो हम कार्य की बात कर रहे थे, जो वो कार्य थे, वो है यह इंटरवेंशंस, जिसकी वजह से आप विकास अब ला पाओगे। अभी तक जो भी मॉडल्स हमने पढ़े या जो भी दृष्टिकोण, अप्रोचेस हमने पढ़ी, उससे हमने यह समझ पाएंगे कि कौन सी जगहों पे दिक्कत है, कौन सी जगहों पे परेशानी है, और इन इंटरवेंशंस के द्वारा आप आइडेंटिफाई करी हुई परेशानियों को, दिक्कतों को सही कर पाएंगे। अब यह एक ओडी कंसल्टेंट या ओडी एजेंट या संगठन के नेता को समझने की चीज है कि कौन से सिचुएशन में कौन से फैक्टर्स कार्य कर रहे हैं, कौन सी दिक्कतें हैं, और कौन से इंटरवेंशंस को वो लागू करेंगे, को वो लेकर आएंगे यहां पर। अब विद्यार्थियों मैं समझती हूं कि इस सत्र में आपको यह समझ आ पाया होगा कि एक नेता की क्या मुख्य भूमिका होती है जब हम संगठनात्मक विकास की बात करते हैं। उसका कार्य आसान नहीं है। साथ ही साथ हमने यह भी देखा कि कौन कौन से मूल्यों में बदलाव आया है, संगठनात्मक विकास के लिए कौन से मूल्य होने चाहिए। अब हमारे आज के बिजनेस व्यवसाय वातावरण में कौन से मूल्य कार्य करते हैं और पहले के वातावरण में कौन से कार्य करते थे, हमने इस पे भी बात करी कि मैकेनिकल सिस्टम किस प्रकार से जैविक प्रणाली यानी कि ऑर्गेनिक सिस्टम से अलग है। जब हम ऑर्गेनिक सिस्टम की बात करते हैं तो यह याद रखिएगा कि संगठनात्मक विकास के लिए ऑर्गेनिक सिस्टम बेहद जरूरी है। आखिरी में हमने वर्गीकरण पर भी बात करी संगठनात्मक विकास के, कि क्या क्या अलग तरीके हैं, इंटरवेंशंस हैं,
अब मॉडल्स के आधार पर आप इसको समझिए कि कौन से इंटरवेंशंस को आपको कब लगाना है। आगे के व्याख्यानों में हम इन इंटरवेंशंस पर चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि ये इंटरवेंशंस कौन कौन से होते हैं, किन किन सिचुएशंस में हम लगाते हैं, किस प्रकार से लगाते हैं। तो छात्रों, मैं समझती हूँ आपको ये व्याख्यान समझ आया होगा। धन्यवाद।